हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है चतुर्भुजों को समझना। अध्याय 3 बहुभुज रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। ठीक है, तो जैसे हमने एक बिंदु लिया और इस बिंदु से हमने एक वक्र खींचा। ठीक है, अब ये वक्र कैसा है? ये खुला हुआ वक्र है। कैसा वक्र है? ये खुला हुआ वक्र है। एक और आकृति बना देते हैं हम, इस तरीके से हमने बनाया। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है? ये भी देखो, यहां से हमने इस बिंदु से शुरू किया और ये इस बिंदु पर हमने खत्म किया, तो ये भी हमारा क्या है? खुला वक्र है। ठीक है, और एक आकृति और लेते हैं, जैसे हमने ये वाली आकृति ली, तो ये भी क्या है हमारी? अब ये देखो, ये भुजाओं से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? भुजाओं से, मतलब रेखाखंडों से बनी हुई है। रेखाखंडों से तो बनी हुई है, पर ये कैसी आकृति है? खुली हुई आकृति है। ठीक है, ये खुला हुआ वक्र है। और एक आकृति ले लेते हैं, जैसे ये मैंने लिया आकृति। ठीक है, अब ये आकृति कैसी है आपकी? ये बंद आकृति है, और जो किससे मिलकर बनी है? रेखाखंडों से मिलकर बनी है। ठीक है, ये रेखाखंडों से मिलकर बनी है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? रेखाखंड बंद। रेखाखंडों से जो मिलकर बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? बंद वक्र बहुभुज। इसको हम क्या बोलेंगे? बंद वक्र बहुभुज। और ये क्या है? ये खुला हुआ वक्र है। ये भी क्या है? खुला हुआ वक्र है। ठीक है, और ये भी क्या है? खुला हुआ वक्र है। ठीक है, और हम कुछ बंद वक्र ले सकते हैं, जैसे हमने ये लिया इस तरीके से, तो ये भी क्या है हमारा? रेखाखंडों से मिलकर बना हुआ है। तो रेखाखंडों से मिलकर बना हुआ बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बहुभुजों का वर्गीकरण। ठीक है, तो बहुभुजों का वर्गीकरण हम किस आधार पे करते हैं? बहुभुजों का वर्गीकरण उनकी भुजाओं या शीर्षों के अनुसार करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो, अब देखो, दो भुजाओं से तो कोई आकृति बनेगी नहीं, तो कम से कम कितनी भुजाएं चाहिए होती हैं? 3 भुजाएं चाहिए होती हैं। ठीक है, तो 3 भुजाओं से मिलकर बनता है। जैसे 3 भुजाएं हो गई, कितनी भुजाएं हो गई? एक भुजा, दो भुजा और ये तीसरी भुजा। ठीक है, या हम शीर्ष की बात करें, एक शीर्ष, दो शीर्ष या 3 शीर्ष। ठीक है, या तो हम भुजाओं के आधार पे करेंगे या शीर्षों के आधार पे करते हैं। ठीक है, तो 3 भुजाएं हैं, तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, जो 3 भुजाओं से मिलकर बनती है वो बहुभुज क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। जो 4 भुजाओं से मिलकर बनता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, 4 भुजाओं से मिलकर बना चतुर्भुज। 5 भुजाओं से मिलकर जो बनता है वो पंचभुज। ऐसे ही 6 भुजाओं से जो मिलकर बनता है वो क्या कहलाता है? षटभुज कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं विकर्ण की। विकर्ण किसे कहते हैं? किसी बहुभुज का विकर्ण उनके किन्हीं दो शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है। ठीक है, तो जैसे हमने एक बहुभुज बनाया इस तरीके से, ये आपका एक बहुभुज है। अब यहां पे क्या बोला है? किन्हीं दो शीर्षों को। ठीक है, अब ये क्या है? इसके शीर्ष हैं इस तरीके से, तो मैं इसका नाम रख देता हूं, जैसे ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। अब किन्हीं दो शीर्षों को, जैसे ए को सी से मिलाया, ठीक है, इस तरीके से, या बी को डी से मिलाया इस तरीके से, तो ये क्या है आपके? ए बी, ठीक है, और ए सी और बी डी क्या है आपके? विकर्ण है। विकर्ण है। ठीक है, समझ में आया? किसी भी बहुभुज का विकर्ण उनके किन्हीं दो शीर्षों को, ठीक है, जैसे इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिला दिया, या इस वाले शीर्ष को इस वाले शीर्ष से मिला दिया। ठीक है, किन्हीं दो शीर्षों को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है। तो ए सी क्या हो गया यहाँ पे? विकर्ण हो गया। बी डी क्या हो गया यहाँ पे? विकर्ण हो गया। एक आकृति और ले लेते हैं, जैसे ये आकृति ली। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं, इसका नाम रख देते हैं पी क्यू आर एस टी। ठीक है, तो अब इसमें अगर हम बात करें विकर्ण की, तो कितने विकर्ण होंगे? देखो, पहले टी को हमने किससे मिलाया? क्यू से मिलाया, एक विकर्ण ये हो गया। फिर टी को किससे मिलाया? आर से मिलाया। ठीक है, और एस को किससे मिलाया? पी से मिलाया, और एस को किससे मिलाया? क्यू से मिलाया। तो यहां पे जो विकर्ण है कौन कौन से? एक तो टी क्यू विकर्ण है, टी क्यू, ठीक है, और कौन सा विकर्ण है आपका? टी आर विकर्ण है। फिर से समझ लो, तो शीर्षों को मिलाने पर बनते हैं। ठीक है, ये शीर्ष हो गए, शीर्षों को मिलाने पे बने। टी क्यू क्या हो गया आपका? ये विकर्ण हो गया। ऐसे टी आर, क्योंकि शीर्षों को मिलाया हमने, टी आर विकर्ण हो गया। ऐसे क्यू एस एक विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, और पी एस भी क्या है? एक विकर्ण है। तो ये क्या है? ये सभी विकर्ण है।
ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा विकर्ण किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तल और अवतल बहुभुज की। ठीक है, उत्तल और अवतल बहुभुज। तो जो बहुभुज उत्तल होते हैं उनके शीर्षों का कोई भी भाग बहिर्भाग में नहीं होता। अब यहाँ पे बहिर्भाग से क्या मतलब है, देखो जैसे मैंने एक आकृति बनाई, जैसे ये आकृति बना दी। ठीक है, अब अंदर का जो भाग है वो अभ्यंतर कहलाता है, ये अंदर का भाग हो गया। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका, अभ्यंतर कहलाएगा। इस तरीके से जो ले लिया अभ्यंतर। ठीक है, और बहिर्भाग की बात करें तो जैसे मैंने कोई आकृति बनाई इस तरीके से, अब ये बाहर का जो भाग हो गया, ये बाहर का भाग। ठीक है, ये बाहर का भाग इस तरीके से, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका बहिर्भाग। ठीक है, अब अभ्यंतर और बहिर्भाग का आपको समझ में आ गया। तो जो बहुभुज उत्तल होते हैं उनके विकर्णों का कोई भी भाग बहिर्भाग में नहीं होता। अब देखो समझो इसको, आकृति को, जैसे मैंने एक आकृति बनाई इस तरीके से मैंने लिया, ये अगर मैं इनके विकर्ण खींचूं, ठीक है, जैसे इसको इससे मिलाया, जैसे ये नाम दिया ABCD। ठीक है, ए को हमने किससे मिलाया, सी से मिलाया, तो देखो ये कहां आ रहा है, ये अभ्यंतर में है। ये चतुर्भुज के कहां पर है, विकर्ण अभ्यंतर में। जैसे इसको मिलाया तो ये कहा है, अभ्यंतर में। तो ये कैसा बहुभुज है, उत्तल बहुभुज है। ठीक है, उत्तल बहुभुज। ठीक है, एक अवतल बहुभुज का समझ लेते हैं। जैसे ये आकृति बनाई मैंने, अगर हम इसमें विकर्ण की बात करें, ये हो गया आपका ABCD। ठीक है, B को D से मिलाया तो ये क्या आपका विकर्ण हो गया, क्योंकि दो शीर्षों को मिलाया। A को C से मिलाया तो ये भी क्या हो गया आपका, विकर्ण हो गया। ठीक है, A को C से मिलाया, विकर्ण हो गया। अब ये A जो AC विकर्ण है कहां पर है, देखो अब जो आकृति दी हुई है उसके बाहर है, जो आकृति दी है कहां है, उसके बाहर। तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज। ठीक है, अब एक और आकृति समझते हैं, आप मुझे बताओगे उसका आंसर क्या होगा। जैसे मैंने ये बनाया इस तरीके से, कोई आकृति बनाई, ठीक है, ये तो ये बताओ मुझे उत्तल होगा या अवतल होगा, ये होगा हमारा अवतल बहुभुज। क्यों होगा अवतल बहुभुज, देखो ये वाला विकर्ण है, जब हम इसको मिलाएंगे तो कहां बनेगा, ये बाहर बन रहा है। ठीक है, कहां बन रहा है, बाहर, आकृति के बाहर बन रहा है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, अवतल बहुभुज। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज समझ में आ गया। जो विकर्ण बहुभुज के अंदर होते हैं, जितने भी विकर्ण बने सारे बहुभुज के अंदर होंगे, वो उत्तल बहुभुज कहलाएंगे। और जिसमें से एक भी विकर्ण बहुभुज के बाहर बनता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, आपका अवतल बहुभुज कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सम तथा विषम बहुभुज की। तो देखो एक समबाहुभुज समभुज तथा कैसा होता है, समकोणिक होता है। ठीक है, तो जैसे हम एक वर्ग लेते हैं, हमने एक वर्ग लिया इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, और सभी भुजाएं क्या होती है इसमें, बराबर होती हैं। तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, समबाहुभुज बोलेंगे, समबाहुभुज। ठीक है, एक और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं समबाहु त्रिभुज। कैसे त्रिभुज लेते हैं, समबाहु त्रिभुज। इसमें प्रत्येक कोण क्या होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो ये भी क्या है, आपका समबाहुभुज है। क्यों समबाहुभुज है, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर हैं इसमें। ठीक है, समबाहुभुज में क्या होता है कि सारी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हम उसे क्या बोलते हैं, समबाहुभुज। विषम बहुभुज की बात करें तो जैसे हमने एक आयत लिया, ठीक है, अब आयत में क्या होता है, प्रत्येक कोण तो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, प्रत्येक कोण क्या है, 90 डिग्री का है, पर आमने सामने की भुजा बराबर है सर, सिर्फ इसमें। ठीक है, सभी भुजाएं बराबर नहीं है, आमने सामने की भुजा बराबर है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे विषम बहुभुज। विषम बहुभुज। ठीक है, और भी आप आकृति ले सकते हो। ठीक है, जैसे आपने एक समद्विबाहु त्रिभुज ले लिया इस तरीके से, ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें ये कोण बराबर है और ये वाली भुजा बराबर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, विषम बहुभुज।
ठीक है, समझ में आ गया। समबाहुभुज और विषम बहुभुज। समबाहुभुज में क्या होता है, सभी कोण क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं। ठीक है, एक और आकृति ले लेते हैं। हमने ले लिया समचतुर्भुज इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें सभी भुजाएं बराबर हैं आपके। ठीक है, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, पर सभी कोण बराबर नहीं है। सभी कोण क्या है, इसमें बराबर नहीं है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, विषम बहुभुज। ठीक है, सम बहुभुज और विषम बहुभुज। आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम लेते हैं कोण योग गुणधर्म। ठीक है, तो कोण योग गुणधर्म किसे कहते हैं, एक त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोई भी त्रिभुज है, अगर हम उसके कोणों को योग करें, जैसे ये कोण ए, कोण बी, कोण सी, ठीक है, इन कोणों का अगर हम प्लस करते हैं, ठीक है, जैसे कोण ए प्लस में कोण बी प्लस कोण सी, तो इनका योग कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, कोण योग गुणधर्म। ठीक है, अब हम एक और आकृति लेते हैं। जैसे हमने एक चतुर्भुज लिया, ठीक है, इस तरीके से एक आकृति ले लिया हमने, एक चतुर्भुज ले लिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें जैसे इसका नाम दिया ए, बी, सी और डी। ठीक है, अब हम इसके विकर्णों को मिला देते हैं, जैसे ए को सी से मिला दिया। ठीक है, अब इसमें कितने त्रिभुज बन गए हैं, इसमें 2 त्रिभुज बन गए हैं। ठीक है, एक तो बना है त्रिभुज एबीसी, ठीक है, और कौन सा त्रिभुज बना है, और दूसरा त्रिभुज बना है इसमें ए सी डी। ठीक है, अब इनके कोणों का योग करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ले लेता हूं कोण 1, कोण 2, कोण 3, ठीक है, और ये हो गया आपका कोण 4, कोण 5 और कोण 6। ठीक है, अब सभी को ना प्लस करते हैं, क्या करते हैं, सभी को प्लस करते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, कोण 1 प्लस में कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस में कोण 6। ठीक है, कितना हो जाएगा, अब कोण 1 और 2 3, ये कितना हो गया आपका, कोण 1 प्लस कोण प्लस 2 प्लस कोण 3। ठीक है, ये आपका एक त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, इसको आप ऐसे एक ब्रैकेट में रख लेंगे, इसको भी ब्रैकेट में रख लेंगे। ये दूसरा त्रिभुज है और इनको प्लस करेंगे तो इसका भी कोण कितने होंगे, 180 डिग्री। ठीक है, अब दोनों त्रिभुजों को हम प्लस करते हैं तो 180 और 180 कितना हो गया, 360 डिग्री। ठीक है, तो हमने योग कोण योग गुणधर्म से चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना निकाला हमने, 360 डिग्री। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये पॉइंट, अब जैसे हम पंचभुज ले लेते हैं, ये हमने एक पंचभुज ले लिया इस तरीके से, ये एक पंचभुज लिया, और अगर हमें इनके कोणों को प्लस करना हो, जैसे इसका नाम देते हैं ए, बी, सी, डी और ई। ठीक है, और इनके कोणों को हमें प्लस करना हो तो हमें पहले क्या करना होगा, इसमें त्रिभुज में बदलना होगा। ठीक है, तो हमने जैसे बी को डी से मिला दिया या ए को सी से मिला दिया, विकर्ण ए को सी से मिला दिया तो ए सी विकर्ण आ गया, और ए को डी से मिला दिया। अब इसमें कितने त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज आपका ये वाला है, दूसरा त्रिभुज आपका ये वाला है, तीसरा त्रिभुज कौन सा आपका ये वाला है। और हम कोण योग गुणधर्म से, ठीक है, इस पंचभुज के कोणों का योग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट जो है हमारा, एक बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग। ठीक है, तो किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है, हमेशा 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। अब इसको समझाता हूं मैं। देखो, तो यहां पे लिखा है एक बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, हमने जैसे एक आकृति लेते हैं, तो ये हमने एक आकृति ली। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक षडभुज है। ठीक है, जिसमें 6 भुजाएं होती हैं, और अगर मैं इनके कोणों को, जैसे हमने पहले नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ठीक है, अब जैसे एक बी को आगे तक बढ़ा दिया, ये कोण आपका 1 हो गया। ठीक है,
फिर BC आगे बढ़ा दिया, ये कोण कितना हो जाएगा 2। फिर CD को आगे तक बढ़ाया तो 3 कोण आ गया। फिर हमने DE को आगे तक बढ़ाया तो कोण 4 आ जाएगा, और ऐसे ही EF को आगे तक बढ़ाया तो कोण 5, और FA को आगे तक बढ़ाया तो कोण 6। ठीक है, और इन सभी कोणों का योग, ठीक है, इन सभी कोणों का योग, जैसे कोण A प्लस में कोण B, या आप कोण 1 के नाम से बोल सकते हो, कोण 1, कोण 2, कोण 3 प्लस कोण 4, कोण 5 और कोण 6। ठीक है, इनका जो सभी का योग होगा, जो बाहर के जितने भी कोण है, इन सबका योग कितना आएगा आपका 360 डिग्री। ठीक है, बाह्य कोणों का योग कितना होता है, कोई भी बहुभुज दिया होगा उसके बाह्य कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। जैसे एक और आकृति ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने ये चतुर्भुज ले लिया, ठीक है, एक, तो अगर हम इनके कोण जैसे नाम दे देते हैं ABC और D, तो इसको बढ़ाया, एक कोण ये हो गया, इसको बढ़ाया आगे तक एक कोण ये, ऐसे इसको बढ़ाया एक कोण ये हो जाएगा और एक कोण ये हो जाएगा। तो इन सभी कोणों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा आपका, इन सभी कोणों को प्लस करेंगे तो बाह्य कोणों का योग कितना हो जाएगा, जैसे 1 2 3 और ये 4। तो कोण 1 प्लस में कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, चाहे पंचभुज ले लो चाहे त्रिभुज ले लो, त्रिभुज भी अगर हम ले, जैसे मैंने त्रिभुज लिया इस तरीके से, ये तो ये A हो गया, ये B और ये C, तो ये कोण 1, कोण 2 और कोण 3, तो इन तीनों कोणों को अगर मैं प्लस करूं, सॉरी ये यहां से ऐसे नहीं होगा, C ऐसे होगा ये, तो ये कितना हो जाएगा कोण 3 हो जाएगा C बिंदु पे। तो इन तीनों कोणों का योग कोण 1 प्लस में कोण 2 प्लस में कोण 3, और इन सबको प्लस करें तो कितना आता है हमारा 360 डिग्री आता है। ठीक है, अब हमें जैसे अगर हमें कोण पता है तो हम उससे क्या कर सकते हैं, हम भुजाएं भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मुझे इसकी भुजा निकालनी हो, ठीक है, इसमें कितनी भुजाएं हैं, तो हमें सिर्फ बाहर का कोण पता होना चाहिए। तो जैसे हमें भुजाएं ज्ञात करनी है तो बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसमें एक कोण कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है, तो अगर हम 90 से इसको भाग कर दें तो कितने आ जाएंगी, 4 भुजाएं आ जाएंगी। कितनी भुजाएं आ जाएंगी, तो इस तरीके से हम भुजाएं भी निकाल सकते हैं और कोण भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लो त्रिभुज दे रखा है हमें, तो त्रिभुज की हमें जैसे कोण निकालना, त्रिभुज का बाह्य कोण, ठीक है, जैसे त्रिभुज का हम कोण निकालना हो बाहर का, तो कितना होता है देखो 360 डिग्री होता है, और त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है 3 भुजाएं होती है, तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का आएगा, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का आएगा, 3 से काट दें तो 120 डिग्री का। तो ये प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 120 डिग्री का ये वाला होगा, 120 डिग्री का ये होगा और 120 डिग्री का ये होगा। ठीक है, तो जो हम चतुर्भुजों को समझना है इस चैप्टर 3 में, अध्याय 3 में इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।